धर्मेंद्र प्रधान 57 साल के हैं। नीट पेपर लीक के दबाव में उन्होंने शनिवार 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ वर्षों में वो बीजेपी के सबसे मजबूत केंद्रीय नेताओं में गिने जाते रहे हैं। पहले संगठनकर्ता, फिर मंत्री और फिर पार्टी के टॉप नेतृत्व के करीबी राजनीतिक मैनेजर। वो उन गिने चुने उड़िया नेताओं में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई और पूरे मुल्क में असर रखा। यह इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सुजीत बिसोई और दीप्तिमान तिवारी सुना रहे हैं अब पूर्व शिक्षा मंत्री हो चुके धर्मेंद्र प्रधान के उभार और पतन की कहानी। प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को एक राजनीतिक परिवार में हुआ। बचपन से ही वो आरएसएस की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उनके पिता देवेंद्र प्रधान डॉक्टर थे और ओडिशा में बीजेपी के बड़े नेता थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने होम टाउन के तलचर कॉलेज में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े। 1985 में वो कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1993 में एबीवीपी के राज्य सचिव बने और 1995 में राष्ट्रीय सचिव। प्रधान ने भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया, जो ओडिशा का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा संस्थान है। 1990 में उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ा, लेकिन अरुण साहू से हार गए। साहू आज बीजू जनता दल यानी बीजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो 1998 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2000 में वो पहली बार पल्लाहरा सीट से विधायक बने। उस वक्त ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। विधायक रहते उन्हें उत्कलमणि गोपबंधु प्रतिभा सम्मान मिला, जो ओडिशा विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार है। संगठन में सक्रिय रहते हुए 2001 में वो पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2002 में राष्ट्रीय सचिव बने। 2004 में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेपी की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसी साल 2004 में वो देवगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय प्रधान को 2012 में बिहार से राज्यसभा की सीट मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पेट्रोलियम मंत्री भी बने। इस दौरान वो उज्ज्वला योजना और एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के काम से जुड़े रहे। 2014 के बाद बीजेपी के देश भर में बढ़ने के साथ प्रधान ओडिशा में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने लगे। वो बीजेपी के टॉप नेतृत्व के करीबी भी माने जाते थे। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश से दोबारा राज्यसभा भेजा गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी वो केंद्रीय मंत्री बने रहे। 2021 में उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, जो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी उनके पास ही रही। 15 साल के गैप के बाद प्रधान 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे मैदान में उतरे और संबलपुर सीट पर भारी अंतर से जीते। ओडिशा में बीजेपी का संगठन खड़ा करने का श्रेय भी प्रधान को ही जाता है। जब पार्टी को राज्य में लगभग कोई आधार नहीं था, तब उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया और जमीनी स्तर के संभावित नेताओं को पार्टी से जोड़ा। प्रधान की रणनीति की वजह से ही बीजेपी ने 2017 के पंचायत चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती। 2024 में उनकी भूमिका के चलते ही बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई और बीजेडी को हराया। पार्टी में प्रधान की पहचान एक कुशल मैनेजर और बारीक योजनाकार की रही है। उन्होंने दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी को जिताकर अपनी संगठन क्षमता साबित की है। बीजेपी के भीतर प्रधान केंद्रीय सत्ता ढांचे का हिस्सा रहे हैं। अमित शाह के करीबी और भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े जैसे नेताओं के बीच गिने जाते हैं। उनकी ताकत सार्वजनिक करिश्मे में नहीं, बल्कि संगठन पर भरोसे में है। कई राज्यों में वो चुनावी रणनीतिकार, राज्य प्रभारी और समस्या सुलझाने वाले की भूमिका निभा चुके हैं। वफादारी, उपयोगिता और राजनीतिक समझ के इसी मेल ने विवादों और जनदबाव के बीच भी उन्हें अहम बनाए रखा। शिक्षा मंत्रालय में उनकी भूमिका सिर्फ प्रशासक की नहीं रही, वो एक राजनीतिक मोर्चे के लड़ाके भी बने। उन्होंने नई शिक्षा नीति का बचाव किया, मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया और पीएम श्री जैसी सुधार योजनाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन मंत्रालय परीक्षाओं की साख, गैर बीजेपी राज्यों से तनाव और लागू करने के तरीके पर लगातार विवादों में घिरा रहा। उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय परीक्षाओं पर से जनता का भरोसा बार बार टूटना रहा। मंत्रालय पर पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षाएं रद्द और दोबारा करानी पड़ी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत भर्ती परीक्षाओं के संचालन पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। तमिलनाडु के साथ त्रिभाषा फॉर्मूले के लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के केंद्र में भी वो रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक दखलंदाजी और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिसने शिक्षा नीति को केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में तब्दील कर दिया। उनके कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में आरएसएस का दखल बढ़ाने के भी आरोप लगे।
विपक्ष का आरोप रहा है कि बड़े शिक्षण संस्थानों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं वजहों से छात्र संगठन, विपक्षी दल और क्षेत्रीय सरकारें बार बार उन्हें निशाना बनाते रहे हैं। 25 जुलाई को कई दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन के बाद उनके इस्तीफे का आना ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।